गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास का सोशल साइंस में चैप्टर 8 प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। संसाधन द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को कुछ हद तथा या पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। प्रकृति में हजारों तत्व रहे हुए हैं, पर उन्हें हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। ये तत्व सभी संसाधन कहे जाएंगे जब मनुष्य अपने विशिष्ट ज्ञान कौशल द्वारा उपयोग में लेगा। अर्थात प्राकृतिक संसाधन हम उसे कहते हैं जिसे मनुष्य अपने ज्ञान कौशल में उपयोग लेता है। तो इस प्रकार से प्रकृति में हजारों तत्व हैं, लेकिन वो हजारों तत्वों को हम संसाधन नहीं कह सकते। हम संसाधन उसे कहेंगे जिसमें मनुष्य जिनका उपयोग ले सकता है। तो जिस प्रकार दूसरी तरफ से कहें तो जिन वस्तुओं पर मनुष्य आश्रित या निर्भर हो, जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हों एवं मनुष्य के पास उसका उपभोग करने की शारीरिक या बौद्धिक क्षमता हो, तो इस अनुसार कोई भी वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए काम में ली जाए तो वह संसाधन बन जाती है। प्राचीन में भूमि में दबे हुए खनिजों की जानकारी मनुष्य को नहीं थी, तब वे संसाधन नहीं थे, परंतु आज की उपयोगिता और खनन प्रविधियों के विकास से मनुष्य जीवन के लिए वे अत्यंत आवश्यक हुए हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भूमि में दबे हुए खनिज, तो भूमि में दबे हुए खनिज क्या है? कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है। इस प्रकार से जो ऑयल हैं वो उस समय मनुष्य को नहीं पता था, इसलिए वो संसाधन नहीं थे। लेकिन आज का जो आधुनिक समय, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल, इन सब की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक ये बन चुके हैं, इसलिए इनसे हम संसाधन कहेंगे। प्राकृतिक संसाधन में उपयोगिता एवं कार्य करने की योग्यता दोनों गुणधर्म होने आवश्यक हैं। प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति तीनों पर परस्पर प्रक्रिया द्वारा ही संसाधन बनते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे संसाधन के उपयोग। तो संसाधन के उपयोग, तो संसाधन हमें अनेक तरह से उपयोगी हैं। मनुष्य के जीवन के हर चरण पर उसकी कोई ना कोई भूमिका हमारे ध्यान में आती है। कृषि प्रवृत्ति के उपयोग, या फिर ये कह सकते हैं कि कृषि प्रवृत्ति से जो उद्योग प्रवृत्ति तक अभिप्रवृत्तियाँ अंत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर अवलंबित हैं। इस संदर्भ में अधिक तथ्य जानें, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे संसाधन भोजन के रूप में। तो भोजन के रूप में संसाधन जानना है, तो मनुष्य की जो भोजन की आवश्यकता है वो विविध संसाधनों से भी पूरी होती है। प्राकृतिक रूप से होने वाले जैसे कृषि द्वारा मिलती विविध खाद्य फसलें हैं, पालतू प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाले दूध हैं, उसकी बनावट है तथा मांस है, जलाशय से मिलती मछलियां हैं, अन्य जलचर भी हैं, फिर मधुमक्खी द्वारा बनाया गया मधु है, आदि चीज़ें जो हैं वो खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग में ली जा सकती हैं। इसलिए हम इन संसाधनों को भोजन के रूप में मानेंगे। दूसरा संसाधन है हमारा कच्चे माल के स्रोत। तो कच्चे माल के स्रोत में हम लेंगे कि जंगलों से प्राप्त होने वाली विविध चीज़ों, कृषि द्वारा उपलब्ध सामग्री, पालतू पशुओं से प्राप्त ऊन, कपड़ा और मांस, खनिज, अश्यक आदि चीज़ें जो हैं वो अनेक उद्योग के लिए कच्चा माल बनाती है, इसलिए हम इसे कच्चे माल के स्रोत कहेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा संसाधन शक्ति संसाधन के रूप में बताया गया है। तो संसाधन शक्ति संसाधन के रूप में अर्थात हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का ऊर्जा के रूप में उपयोग उद्योग एवं घरों में उपयोग ईंधन की तरह करते हैं, जिसमें सूर्य प्रकाश, वन, फिर पवन, समुद्र लहरें, ज्वार भाटा, जल पर्याप्त द्वारा भी ऊर्जाएं प्राप्त की जा सकती है, इसलिए हम इसे शक्ति संसाधन के रूप में मानेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के 3 प्रकारों, मतलब इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मालिका के आधार पर, पुनः प्राप्त के आधार पर और वितरण के आधार पर। तो सबसे पहले हम मालिकाना के आधार पर जानेंगे, जिसमें पहला दिया है व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, वैश्विक संसाधन। जिसमें विवरण पे बताया गया व्यक्तिगत संसाधन जो है वो किसी व्यक्ति या कौटुंबिक मालिकाना का होता है, जिसमें उदाहरण दिया है भूमि, आवास या, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन में बताया गया है कि किसी देश या प्रदेश की जो सार्वजनिक संपत्ति होती है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगी, जिसमें सेना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा।
फिर वैश्विक संसाधन, जिसमें संपूर्ण विश्व की ऐसी तमाम भौतिक एवं अभौतिक संपत्ति जिसका उपयोग मानव कल्याण में होता हो, जिसमें विश्व के सभी राष्ट्रों के संयुक्त मालिकाना आधार के संसाधन माने जाएंगे। फिर आएगा संसाधनों के वितरण में कि सर्वसुलभ संसाधन, जिसमें वातावरण में रही जो वायु है वो मानी जाएगी, जिसमें वायु में आएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिर सामान्य सुलभ संसाधन, जिसमें सामान्यताएं मिले ऐसी, जिसमें भूमि है, जल है, जमीन है, गोचर है। फिर है विरल संसाधन, जिसमें बताया गया है कि जिसके प्राप्ति स्थान मर्यादित होते हैं, ऐसे खनिज जो हैं वो विरल संसाधन माने जाएंगे, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सोना, यूरेनियम आदि होते हैं। फिर एकल संसाधन है, जिसमें विश्व के भाग्यवश एक या दो स्थानों पर ही मिलने वाला ये खनिज है, जिस खनिज को हम कहेंगे कार्योलाइट और ग्रीनलैंड से ही जो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो खनिज है वो भाग्यवश एक या दो स्थान पर मिलता है, इसलिए इसे हम एकल संसाधन कहेंगे। तो तालिका में देखकर इस दो प्रकार के जो वर्गीकरण हमने समझे हैं, इसमें संसाधनों के विभिन्न अन्य रूपों में भी किए जा सकते हैं, जिसे नवीनीकरण संसाधन ये दो भागों में लिए जा सकते हैं। कुछ संसाधन जो हैं वो स्वयं में निश्चित समय में उपयोग हुए हिस्से की पूर्ति करते हैं, अथवा वे न खत्म हो, इसलिए उसे अखूट भी कहेंगे। जंगल, सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी आदि इस वर्ग में आते हैं, क्योंकि ना तो जंगल कभी एकदम पूरी तरह से समाप्त होगा, सूर्य प्रकाश कभी ना खत्म होने वाला है, पशु पक्षी भी ना खत्म होने वाले, इसलिए हम इसे अखूट में मानेंगे। इसी नवीनीकरण संसाधन हम कह सकते हैं। जबकि अनवीनीकरण संसाधन जो हैं, तो नवीनीकरण संसाधन जो अखूट हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, और अनवीनीकरण संसाधन जो बताए गए हैं, तो ये एक बार उपयोग में लेने के बाद इन्हें पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता है, अथवा उन्हें पुनः बनाया नहीं जा सकता है, या नज़दीक के भविष्य में उनका पुनः निर्माण असंभव माना गया है, जिसमें खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का समावेश किया जाता है। इसलिए हमेशा इन्हें कहा जाता है कि खनिज जो है, पेट्रोल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, इन्हें हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अब हमारा अगला पॉइंट होगा संसाधनों का आयोजन एवं उसका संरक्षण। तो मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं वो अमर्यादित है। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की जो मर्यादाएं हैं, वो जो उसकी आवश्यकताएं वो अमर्यादित है, यानी उसकी आवश्यकताएं कभी पूरी होती ही नहीं है। लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है वो मर्यादित है। तो विगत 100 वर्षों में मनुष्य द्वारा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हुए जो असाधारण विकास है और भयंकर जो जनसंख्या विस्फोट के संसाधनों का उपयोग अत्यंत अधिक बढ़ गया है। इस परिस्थिति के बारे में यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो भविष्य में इसके खराब परिणाम भी हमें भुगतने पड़ेंगे। इस कारण भविष्य की जो पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षण करना हमारा सभी का कर्तव्य है। मतलब कहने अर्थात ये है कि हम जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं उसे हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना है, क्योंकि आने वाली जो भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी इन प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सके, इसलिए इन संसाधनों का हमें संरक्षण करना है। संसाधनों का संरक्षण करना अर्थात है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। जैसे एग्जांपल ले लें तो पानी है, फिर डीजल है, पेट्रोल है, इन सब का हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही। संरक्षण शब्द का सीधा संबंध संसाधनों की कमी से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में जिस तरह दोहन हो रहा है उसी तरह संसाधन का अविवेकपूर्ण दोहन और उपयोग होता रहा है। तो विकास और वर्तमान जो है वो जीवन स्तर बनाए रखना लगभग स्वप्न होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि देश का विकास करना ये वर्तमान जीवन स्तर या फिर हमारा जो वर्तमान यानी ये समय जो चल रहा है उसका जीवन स्तर टिकाए रखना एक सपने की जैसा बनता जा रहा है, क्योंकि उसके लिए विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण, पुनः उपयोग जैसी जो बातें हैं वो समाविष्ट ही रह गई हैं। किसी वृक्ष या जीव के अस्तित्व पर संकट हो तो उसके लिए आयोजित व्यवस्थापन को उसका संरक्षण कह सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में वृक्षों को अधिक से अधिक काटा जाता है, जिसकी वजह से जो वायु है वो अशुद्ध होती जा रही है, प्रदूषण उसका बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि वृक्षों का जो अस्तित्व है वो संकट में पड़ा हुआ है, तो उसकी व्यवस्था करना ही हमारे लिए एक संरक्षण कहलाएगा, यानी उसकी सुरक्षा करना। संसाधन के आयोजन और संरक्षण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो विस्तार पूर्वक हम समझेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जिसके अंदर दिया है सबसे पहले किसी एक प्रदेश या देश को
एक इकाई मानकर उसके द्वारा उपयोग में लिए गए अब तक बिन उपयोगी और संभावित संसाधनों की उपभोक्ति और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सेकंड पॉइंट है, जिन संसाधनों का प्रमाण अमर्यादित या अवनीकरण है उसका वैज्ञानिक रूप से दोहन करना चाहिए एवं उसका उपयोग जो है वो अनिवार्य रूप से तभी करना चाहिए। तीसरा पॉइंट दिया है, जिन संसाधनों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है उनके विकास के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि जो संसाधन वर्तमान में सरलता या सहजता से उपलब्ध हो उसे बिगाड़ने के बदले आप भावी आवश्यकता के लिए मितव्यतापूर्वक उसे बचाना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि जो संसाधन वर्तमान रूप में सरलता से हमें उपलब्ध हो रहे हैं तो उसे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सरलता से मिल रहा है तो हम उसका बिगाड़ करें, नहीं, उसका भी हमें आवश्यकता रूप से ही उसका काम में उपयोग लेना चाहिए। फिर है मर्यादित मात्रा में उपलब्ध संसाधन बनाए रखना तथा जो तकनीकी विकास हैं उसके द्वारा उसके वैकल्पिक स्रोत की खोज लंबे समय के अंतराल या फायदेमंद है। नेक्स्ट पॉइंट है, संसाधन के संरक्षण के लिए शासन द्वारा आवश्यक कानून एवं नियम बनाकर उसका अमल करना चाहिए। फिर है, नागरिक को संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग से जुड़ी सभी बातों से अवगत होकर जन जागृति लानी चाहिए था। जो हम सभी नागरिक हैं, हम नागरिकों लोगों को संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए, ये सारी बातों को लेकर हमें जो जन जागृति लानी चाहिए, यानी लोगों को सूचना देनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि हमें इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, जिसके कारण हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसका उपयोग कर सके। फिर अगला पॉइंट है हमारा जमीन निर्माण। जमीन निर्माण जिसमें हम जानेंगे कि जमीन पृथ्वी की पपरी के अनेक कणों से बनी एक पतली परत होती है जिसमें खनिज, नमी, फिर सेंद्रीय द्रव अथा हवा वगैरह मिले होते हैं। मिट्टी के नीचे उसमें मूल चट्टान भी स्थिर होते हैं। जमीन का निर्माण मूल चट्टानों के घिसाव और कटाव से मिलने वाले पदार्थों से होता है जिसमें जैविक अवशेष, नमी और हवा मिली होती है। अन्य रूप से कहें तो जमीन खनिज और जैविक तत्वों का एक प्राकृतिक मिश्रण बताया गया है। उसमें वनस्पति के वृद्धि और विकास करने की क्षमता भी पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे जमीन के बारे में। तो जमीन जो है वो जमीन की पपरी की सबसे ऊपरी सतह जिसे हम जमीन कहेंगे, जिसमें वनस्पति की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक खनिज, द्रव और जैविक द्रव होते हैं, जबकि उसका अनुपात सभी जमीन में एक समान नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि सभी ज़मीन एक समान नहीं होती है। ये अभी आप सब जानते हो, क्योंकि ज़मीन के अलग अलग अभी हम प्रकार समझाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी ज़मीन में एक समानता नहीं होती है। इस तरह ज़मीन अर्थात सेंद्रीय पदार्थ युक्त मूल चट्टान और वनस्पति द्रव्यों के मिश्रण से बने असंगठित पदार्थों की पपरी या स्तर है, जिसमें मूल चट्टानों को घिसाव या निक्षेपण परिबल तोड़ करके उसकी बारीक कण बनाते हैं और इस चूर्ण में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के विघटन या सड़ने से बने केंद्रीय तत्व उसमें मिले होते हैं, जिसमें सेंद्रीय तत्व वनस्पति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसमें हम जानेंगे कि जो जमीन की उत्पत्ति के समय अंतराल के संदर्भ में उस समय की जो जलवायु का प्रभाव है वो इतना महत्वपूर्ण एवं व्यापक है कि उस जलवायु में प्रदेश की विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनने वाली जमीन लंबे समय अंतराल में एक ही प्रकार की होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि एक ही प्रकार की मूल चट्टानों से अलग अलग जलवायु समांतराल में बनने वाली जमीन अलग अलग प्रकार की होती है। जमीन का प्रकार उसके रंग, उसकी जलवायु, उसकी मात्रा, चट्टान और कण रचना एवं उपजाऊपन जैसे तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जिसमें हम जानेंगे जमीन के प्रकार। तो जो जमीन के प्रकार हैं, जमीन के प्रकार में हम सबसे पहले जानेंगे काप जमीन। तो काप जमीन है, फिर लाल जमीन है, काली जमीन, लेटेराइट जमीन, रेगिस्तानी जमीन, पर्वतीय जमीन, जंगल के प्रकार, फिर दलदली जमीन। इस प्रकार की कई प्रकार जमीन बताएगी, जिसमें हम सबसे पहले काप की जमीन के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार की जो जमीन है वो भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से प्रारंभ कर पश्चिम में जो सतलज नदी है वहाँ तक उत्तर भारत का मैदान है।
दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटी के क्षेत्रों में, और इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में, फिर इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य त्रिकोण प्रदेश में इस प्रकार की ज़मीनें पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से बताना है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये मुख्य त्रिकोण प्रदेश हैं। इस प्रकार के यहाँ पर ये ज़मीन पाई जाती है काली काप वाली। काली जो ये काप की ज़मीन का निर्माण है वो नदियों के द्वारा निपेक्षित काप की आभारी मानी जाती है। इस ज़मीन में पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एवं चूने का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है, जबकि नाइट्रोजन एवं नमी की मात्रा इसका प्रमाण इसमें कम दिखाई देता है। यदि इस ज़मीन में दलहन वर्ग की फसलें ली जाएं तो इसमें नाइट्रोजन की स्थिरता का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है, और इस प्रकार की ज़मीन में गेहूँ, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई, तिलहन इस प्रकार की फसलें इसमें ली जा सकती हैं। अगला पॉइंट है हमारा लाल ज़मीन। तो लाल ज़मीन भारत के कुल क्षेत्र में लगभग 19% क्षेत्रफल में फैली हुई गई है, जिसमें दक्षिण के द्वीपकल्प में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में बुलंदखंड तक एवं पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों के पश्चिम में कच्छ तक यह ज़मीन फैली हुई है। राजस्थान में इस प्रकार की ज़मीन दिखाई देती है। इस ज़मीन में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। तो ये हमको बताना है कि लाल ज़मीन में इस ज़मीन का रंग जो लाल क्यों बताया गया है। तो ज़मीन में फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है तथा नीचे जाने पर वो पीले रंग में भी बदल जाता है। इस ज़मीनों में चूना, कंकड़, कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। इस ज़मीन में अधिकांश जो पाई जाने वाली चीज़ें इसमें काफ़ी चीज़ों में कमी दिखाई देती है, जैसे कि मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटास। इन चीज़ों की इस ज़मीन में कमी दिखाई देती है। और इस प्रकार की जो ज़मीन है इसमें बाजरी, कपास, गेहूँ, ज्वार, अलसी, मूंगफली, आलू इत्यादि की फसलें ली जाती हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा काली ज़मीन। तो काली ज़मीन जो है उसे हम रेगुर ज़मीन भी कहते हैं। तो रेगुर ज़मीन जो है वो भारत के क्षेत्रफल में लगभग 15% क्षेत्रफल में फैली हुई है। इस ज़मीन का उद्भव दखन के अलावा के पिछने में हुआ था। समग्र महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का कुछ भाग आदि जगहों पर इस प्रकार की ज़मीनें हमें देखने को मिलती हैं। गुजरात में सूरत, भरूच, डांग, तापी, वडोदरा ज़िले की ज़मीन इस प्रकार की है। इस ज़मीन के निर्माण में लावाइक चट्टानों और जलवायु की भूमिका मुख्य बताई गई है, जिसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। इसका उपजाऊपन जो है वो भी अच्छा माना जाता है। इसलिए हम लोग भी घर में ज़्यादातर देखे जाए तो पौधे वगैरह लगाने के लिए काली मिट्टी का उपयोग ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में उपजाऊपन अधिक होता है। इस ज़मीन की नमी संग्रह शक्ति काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अधिक मानी जाती है। जब नमी सूख जाती है तब इसमें दरार या भंग पड़ जाती है। इस प्रकार की जो ज़मीन में कपास, अलसी, सरसों, मूंगफली, तंबाकू एवं उड़द जैसी दलहन वगैरह की फसलें ली जा सकती हैं। कपास की फसल के लिए विशेष रूप से अनुकूलन होने से इस ज़मीन को हम कपास की ज़मीन के रूप में भी पहचाने जाते हैं। तो मतलब आप कह सकते हो कि कपास की ज़मीन के रूप में पहचाने वाली ज़मीन कौन सी है, तो काली ज़मीन। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारा लेटेराइट ज़मीन, जिसे हम पड़खाऊ ज़मीन भी कहते हैं। इस ज़मीन का नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर अर्थात ईंट पर से बना हुआ था, इसलिए इसे हम लेटेराइट कहते हैं। इसका लाल रंग लोहा ऑक्साइड के कारण होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि इसमें लोहा ऑक्साइड अधिक होने के कारण से लाल रंग पड़ा हुआ है, इसलिए इसका लाल रंग लोहा ऑक्साइड के कारण माना गया है। यह ज़मीन भीगने पर मक्खन की तरह मुलायम और सूखे होने पर कड़ी बन जाती है। यानी इस ज़मीन की विशेषता बताई गई है कि जब ये ज़मीन भीगती है तब एकदम मक्खन की तरह मुलायम होती है, और जब सूख जाती है तब एकदम कड़क हो जाती है। सूखी एवं नमी युक्त जलवायु परिवर्तन से और सिलिकाइम्स के पदार्थों से निवारण से इसका निर्माण हुआ है। यह भारतीय द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में विकसित हुई दिखती है। इस प्रकार की जो ज़मीन में मुख्यतः बताया गया लोहा तत्व, पोटाश, एल्यूमिनियम का प्रमाण अधिक होता है।
और यह ज़मीन कम उपजाऊपन होती है, जिसकी वजह से इसमें खाद डालकर मतलब जब भी इसमें फसल ली जाती है या फसल उगाई जाती है, उसका उत्पादन किया जाता है, तो इसमें खाद मिलाना पड़ता है। तो इसमें खाद मिलाकर कपास, धान, रागी, गन्ना, चाय, कॉफ़ी और काजू की फसल ली जाती है। इस ज़मीन को पड़खाऊ ज़मीन के रूप में हम पहचानते हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा पर्वतीय ज़मीन। तो पर्वतीय ज़मीन में हम जानेंगे कि यह ज़मीन जो हिमालय की घाटी एवं ढलानों के क्षेत्रों में 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके स्तर पतले एवं अपरिपक्त होते हैं। यह असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में आई हुई है। हिमालय की सामान्य ऊंचाई के भागों में देवदार, चीड़ एवं पाइन के वृक्षों वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की ज़मीनें पाई जाती हैं। तो आपको पर्वतीय ज़मीन के बारे में इतना ही याद रखना है कि ये जो ज़मीन है वो हिमालय की घाटी एवं ढलान वाले क्षेत्रों में 2700 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक ऊंचाई पर पाई जाएगी और यह आसाम, दार्जिलिंग और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में आई हुई है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारा रेगिस्तानी प्रकार की ज़मीन। तो इसमें हमें बताना है कि यह जो ज़मीन है वो शुष्क एवं अर्ध शुष्क वाली परिस्थिति में होती है। यह ज़मीन रेतीली एवं कम उपजाऊपन है। इसमें घुलनशील छालों का जो उपयोग है वो अधिक होता है। इस प्रकार की ज़मीन राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। गुजरात के इस प्रकार की जो ज़मीन कच्छ एवं सौराष्ट्र के कुछ भागों में पाई गई है, जहां सिंचाई की सुविधा से इसमें बाजरे, ज्वार की फसल ली जाती है, जिसे हम जानते हैं कि राजस्थान वगैरह में फसलें कम होती हैं। उसका रीज़न यही है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो शुष्क और अर्ध शुष्क वाली है, जिसकी वजह से रेतीली होने के कारण अर्थात रेती वाली ज़मीन होने के कारण यहाँ पर इन ज़मीन में उपजाऊपन कम होता है, इसलिए फसलें नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे जो फसल की जाती है वो सिंचाई की सुविधा से की जाती है, जिसमें बाजरे, ज्वार की फसल ली जाती है। फिर अगला पॉइंट है हमारा जंगल प्रकार की ज़मीन। तो यहाँ जो जंगल प्रकार की ज़मीन बताई गई, इसमें इस प्रकार की जो ज़मीन है वो हिमालय के शंकुद्रुम वनों में 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई के बीच पूर्व घाट एवं मध्य हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। शंकुद्रुम वन उसे कहते हैं जो शंकु आकार में वृक्ष होते हैं। वृक्षों के गिरे हुए पत्तों से भूस्तरी ढकी रहती है। ये पत्ते जो हैं, ये पत्ते सड़ने से, सेंद्रीय पदार्थों का प्रमाण बढ़ने से ज़मीन का ऊपरी जो स्तर है वो काला बना हुआ होता है, जो ज़मीन के निचले स्तर की ओर जाने पर नीले या लाल रंग में बदल जाता है। इस प्रकार में बताया गया कि इस प्रकार की जो ज़मीन होती है उसमें चाय, कॉफ़ी और गरम मसाला, उपरांत गेहूँ, मक्का, जौ और धान जैसी फसलें ली जा सकती हैं। यह जो ज़मीन है वो अत्यंत मर्यादित क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जिसलिए ज़्यादातर हिमालय तरफ देखा जाता है इन ज़मीनों को। इसलिए कहा गया है कि ये जो ज़मीन है वो मर्यादित क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। इसमें आपको फसल बता दी जाए तो चाय, कॉफ़ी, गरम मसाला हैं, गेहूँ है, मक्का है, जौ, धान, इस प्रकार की फसलें बतानी हैं। और इसके पत्तों के बारे में आपको इसकी विशेषता जो बतानी है वो ये है कि ये जो पत्ते हैं वो सड़ने से, सेंद्रीय पदार्थों का प्रमाण बढ़ने की वजह से ज़मीन का जो ऊपरी स्तर है वो काला हो जाता है और ये जो पत्ते हैं वो ज़मीन पर जब निचले स्तर की ओर जाते हैं तो उसे नीले या लाल रंग में उसका रंग बदल जाता है। फिर अगला पॉइंट है हमारा दलदली या पीट प्रकार की ज़मीन है। तो इस प्रकार की जो ज़मीन है वो नमी वाले क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के संचय से विकसित होती है। वर्षा ऋतु में यह ज़मीन पानी में डूबी रहती है और पानी उतरने पर इसमें धान की कृषि की जाती है। इस ज़मीन में जैविक पदार्थों एवं क्षारों की बहुलता और फॉस्फेट का जो पोटाश है उसकी कमी देखने को मिलेगी। ऐसी ज़मीन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु किनारे के भागों में, उसके अलावा उत्तर बिहार, मध्य भाग एवं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में पाई जाती है और ये ज़मीन का क्षेत्र भी जो है वो मर्यादित है। यहाँ आपको नक्शा दिया हुआ गया है, जिस नक्शे में आपको यहाँ पे कापकी ज़मीन, काली ज़मीन, लाल ज़मीन, लेटेराइट ज़मीन और पर्वतीय ज़मीन और रेगिस्तान ज़मीन के बारे में बताया गया है। जिसमें यहाँ कलर दिए हुए हैं, ये जो येलो कलर है, फिर ब्लैक है, रेड, ग्रीन, ब्राउन और स्काई,
इस प्रकार के आपको कलर दिए हैं और ये नक्शे में आपको पहचानना है कि जो येलो कलर की ज़मीन है वो काफ वाली ज़मीन है, जैसे कि ये भाग दिख रहा है, ये काफ वाली ज़मीन आपको बतानी है इस तरफ, ठीक है। फिर इसके बाद काली ज़मीन, तो काली ज़मीन का भाग ये बताया गया है, ये जो काला बताया गया है यहाँ। फिर रेड ज़मीन, जो लाल ज़मीन है, तो ये भाग आपको दिख ही रहा है। फिर ग्रीन जो है वो लेटेराइट ज़मीन है, जिसे हम परखाऊ कहेंगे, तो यहाँ ये ग्रीन देखो साइड में बहुत कम जगह पे बताई गई है। फिर पर्वतीय ज़मीन जो ब्राउन है, तो पर्वतीय ज़मीन बताया है अभी हाल ही हमने कि जो पर्वतीय ज़मीन है वो हिमालय की तरफ मानी जाती है, तो हिमालय में पता है ऊपर साइड आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको पर्वतीय ज़मीन बतानी है। फिर इस तरफ बतानी है, ये ऊपर साइड में। इसके बाद लास्ट आपका बताया गया इसका जो ब्लू कलर है वो कलर आपका बताया गया है, तो वो यहाँ पे बताना है आपको जो रेतीली यानी रेगिस्तानी ज़मीन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ ज़मीन के बारे में बताना है। अब आपको यहाँ बताना है ज़मीन का कटाव। तो ज़मीन का कटाव अर्थात होता है ज़मीन के कणों का गतिशील हवा या पानी एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, उसे हम ज़मीन का कटाव कहेंगे। अन्य रूप से कहें तो ऊपरी ज़मीन के कणों का तेजी से प्राकृतिक कारणों द्वारा जो स्थानांतरित हो जाना होता है उसे ज़मीन का कटाव कहते हैं। ये ऊपरी स्थलों में, या फिर ये कह सकते हैं ये ऊपरी स्तर बनने में वर्षों लगते हैं। इसके कण भारी वर्षा या तूफान पवनों से कुछ दिन में धुल जाए तो कृषि उत्पादन घट जाता है। इस स्तर की सुरक्षा कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस ज़मीन का कटाव रोकना चाहिए हमें। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भारी वर्षा होती है, तूफानी हवा, जो पवन चलती है, उसकी वजह से जो ज़मीन का जो पानी की वजह से जो मिट्टियाँ हैं, जो कण हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, जिसे स्थानांतरित कहते हैं। तो ये सभी की वजह से जो कृषि उत्पादन है वो घट जाता है। तो इन सब की सुरक्षा करना आवश्यक है, इसलिए हमें ज़मीन के कटाव को रोकना चाहिए। तो ज़मीन को कटाव को रोकने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ज़मीन का कटाव रोकने के उपाय। तो इसमें हमारा पहला उपाय बताया गया है कि ज़मीन पर चराई की प्रवृत्तियों को नियंत्रण में लेना। फिर दूसरा पॉइंट है ढलान वाली ज़मीनों में समोच्च रेखीय सीढ़ीनुमा प्रतिरूप से बुवाई करना। तीसरा पॉइंट है ऊसर ज़मीन में वृक्ष लगाना। ऊसर का अर्थ होता है बंजर ज़मीन, तो ऐसी ज़मीनों पर वृक्ष लगाना। फिर पानी के बहाव के चिन्ह को वहाँ मेड़बंदी करना, जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होता हो वहाँ पे मेड़बंदी बनाना, जिससे पानी का बहाव ज़्यादा ना हो। फिर पानी का वेग कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में गहरी जुताई करना, यानी जो ढलान वाले खेत होते हैं वहाँ पे पानी सरलता से नीचे चला जाएगा, इसलिए वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे गहरी जुताई करनी चाहिए जिसमें पानी भरे। तो इस प्रकार से पानी का वेग हम कम कर सकते हैं। फिर हम अगला पॉइंट हमारा जानेंगे। अगला पॉइंट है हमारा भूमि संरक्षण। तो भूमि संरक्षण अर्थात होता है ज़मीन का कटाव रोक कर ज़मीन का गुणवत्ता बढ़ाए रखना। और ज़मीन संरक्षण का सीधा संबंध मिट्टी के कणों को अपनी मूल स्थान पर बनाए रखने से होता है। तो इसके लिए हमको समस्या एवं समाधान देखेंगे, तो जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि सतह से बहता पानी। तो सतह से बहता पानी इस प्रकार की सतह है, तो ढलान वाला है, इसलिए यहाँ पर जो पानी है वो तेज़ी से बहता है। दूसरा बताया गया है तेज़ी से बहा पानी ज़मीन में अत्यंत कम उतरता है। तो यहाँ बताया कि ये ढलान ज़्यादा तेज़ बताया गया है, तो यहाँ पे बताया गया कि ये तेज़ी से यहाँ पे क्या होगा, पानी उतरेगा। इसकी वजह से यहाँ पर अत्यंत पानी कम उतरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पानी के बहाव है वो तेज़ी से होता है। फिर यहाँ ढलान पर बताया गया है कि ढलान पर बनाई समोच्च क्योरी में रुकता पानी। तो ये ढलान बनाई गई, यहाँ पे ये क्योरी बनाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ जो पानी इस तरह से ढलान होगा तो ये क्योरी की वजह से यहाँ पे पानी रुकेगा। अधिकांश पानी इसमें हम संग्रह कर सकते हैं। फिर बताया गया है ढलान पर रोका गया पानी धीरे धीरे जमीन में उतर कर भूगर्भ जल स्तर को ऊँचा लाता है। तब यहाँ पर ये बताया गया इस तरह से ये ढलान है, इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, जो पानी उतरेगा वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से उतरेगा तो यहाँ, इस तरह से यहाँ पे भूगर्भ यानी ज़मीन के अंदर पानी जाएगा, जिसकी वजह से भूगर्भ जल स्तर को हम ऊंचाई पर ला सकते हैं।
तो भूमि संरक्षण में जैसे हमने जाना कि भूमि संरक्षण अर्थात होता है जमीन का कटाव रोककर जमीन की गुणवत्ता को बनाए रखना। तो जमीन संरक्षण का जो सीधा संबंध है वो मिट्टी के कणों को अपने मूल स्थान पर बनाए रखने से है, जिसमें हम भूमि संरक्षण के कुछ उपाय जानेंगे। तो ये है हमारे भूमि संरक्षण के उपाय, जिसमें आपको देखना है कि वनों के आच्छादन के कारण उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के कणों को जकड़े रखती है। फिर नदियों की नालिकाओं यानी कोतर एवं पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। रेगिस्तान के जो आसपास के क्षेत्रों में बहने वाले जो पवन को रोकने के लिए हमें वृक्षों की पंक्तियां लगानी चाहिए। पंक्तियां यानी वृक्षों की लाइन, जैसे हम लोग सड़क पर देखते हैं तो लाइन से वृक्ष लगे होते हैं, इसी प्रकार से हम उसे पंक्तियां कहेंगे। तो रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में बहने वाले जो पवन को रोकने के लिए हमें वृक्षों की पंक्तियां लगानी चाहिए, वह रेगिस्तान को बढ़ाने से रोकेगा। फिर नदियों की बाढ़ को अन्य नदियों के मोड़ पर या सूखी नदियों पर भरकर हमें अंकुश लेना चाहिए। फिर है अनियंत्रित चराई से पहाड़ों की जमीन पर स्तर ढीला बनता है तो उसे हमें रोकना चाहिए। फिर इसके अलावा दिया है कि जो क्षितिज समांतर जुताई है, सीढ़ी वाले नुमा खेत जैसी पद्धतियों को हमें अपनाना चाहिए, जिससे सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं सीढ़ी टाइप में बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, पानी रुकेगा। तो इस प्रकार से हमें ये पद्धति अपनानी चाहिए। फिर जो बिन उपजाऊ जमीन है वहाँ पर हमें पुनः सेंद्रीय पदार्थों को मिलाना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त तो उपाय करके हम जमीन का संरक्षण कर सकते हैं। जमीन का संरक्षण आज की नितांत और आवश्यकता है। इसलिए इसके जो संरक्षण के लिए सरकार, समाज और लोगों को संयुक्त प्रयास करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू। तो बच्चों ये आपको चैप्टर 8 के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको हल करने हैं। संसाधन अर्थात क्या, उसके उपयोग का वर्णन, भूमि संरक्षण अर्थात उसके उपाय, जमीन निर्माण की प्रक्रिया बताकर किस प्रकार आधार पर किए गए हैं वो बताना है। काप जमीन पर टिप्पणी देनी है, काली जमीन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके अलावा संक्षेप में उत्तर दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर लिखने हैं। जमीन का कटाव रोकने के उपाय, पर्वतीय जमीन किसे कहते हैं, रेगिस्तान प्रकार की ज़मीन के बारे में। तो आपको जो भी मैंने पॉइंट समझाए हैं पॉइंट टू पॉइंट सभी इसके अंदर हैं, और आपके पास बुक हो तो उसमें आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ये जो स्वाध्याय है वो आपको नोटबुक में अच्छी राइटिंग में हल करना है। ओके।